Hello everyone, welcome back. This is lecture number 9 of hydraulic machines, and in this lecture we are going to study centrifugal pump and its working. In the last lecture we had studied about the reciprocating pump, and in this lecture we are going to study centrifugal pump and its working. सो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। मतलब कि वहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे थे वो विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेल्प ऑफ प्लंजर पिस्टन एंड सिलेंडर की वजह से जनरेट हो रहे थे। ठीक है, सो वहाँ पे हम लोग बेसिकली लीनियर मोशन को कंसीडर करके वहाँ पे हम लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो इसीलिए उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे ऑपरेट होने वाला पंप भी कह रहे थे, और उसीलिए उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के क्लासिफिकेशन में उसको हमने डिवाइड किया था। ठीक है, उसी में नेक्स्ट टॉपिक था आप लोगों का डायनेमिक पंप, और उसमें जो आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली, जो कि एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे काम करता है। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करने पे हमें पहले जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। ठीक है, फिर इसकी वर्किंग पे चलेंगे हम लोग। सो देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली अगर आप लोगों से सिंपल ये कहा जाए, सो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से किसी भी लिक्विड को या लिक्विड के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम प्लंजर की हेल्प से एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करके किसी भी लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से एक फोर्स वर्टेक्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आप सभी लोग जानते होंगे कि एक ऐसा फोर्स जो कि एक तरीके से किसी को आउटर पेरिफेरी की ओर खींचता है। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं, जैसे मान लो आप लोग इसका एग्जांपल पढ़े होंगे कि अगर हम किसी एक रस्सी में कोई एक पार्ट, कोई स्टोन या कोई एक टुकड़ा बांध के घुमाते हैं तो वो आउटर पेरिफेरी की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप मान लो इस तरीके से कोई एक सर्किल है, इस तरीके से उसमें एक जब इसको जनरेट किया जाएगा तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से एक तरीके से आउटर पेरिफेरी की ओर थ्रो मिलता है हमको। ठीक है, और ये एक बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो। जैसे सिंपल आप किसी कंटेनर में कोई चीज़ तरीके से घुमाओ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई एक कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर में अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, सो आपको देखेगा इस तरीके से एक वी शेप में उसमें लिक्विड का लेवल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स वर्टेक्स फ्लो, और ये उस सेंट्रीफ्यूगल पंप फोर्स वर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल की सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो होगा फोर्स वर्टेक्स। ठीक है, और जिस फोर्स से ये काम करता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब आते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लो बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, एक तरीके से ये फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, गैसेस, स्लरीज, सीवेज एक्सेट्रा। ठीक है, एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप उन्हीं फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। मतलब कहने का ये है कि ये क्या करेगा कि किसी भी तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से आपका जो रोटेशनल एनर्जी है, ठीक है, इसको मतलब जो इसके पास एक कह सकते हो रोटेशनल एनर्जी, कह सकते हो कि इसका ओमेगा होगा वेलोसिटी। ठीक है, सो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक तरीके से टेंजेंशियल कंपोनेंट में, और फिर वो इससे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तरीके से हम इसको फिर हाइड्रो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी वर्किंग में आएगा, तो ये मैं लेटर अभी इसके मतलब कंपोनेंट्स देखने के बाद मैं वर्किंग में आता हूँ डिटेल में इसके। ठीक है, सो अभी हम लोग बेसिक ये समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है और उसे हम यूज़ क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि हम यहाँ से एक तरीके से फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में। मतलब कहने का यह है कि जो रोटेशनल एनर्जी है उसको हम हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट की अगर बात करें तो पहले में क्या कर रहा है, द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम इनलेट टू द इम्पेलर सेंटर एंड आउट अलॉन्ग इट्स ब्लेड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि फ्लूइड इनलेट करता है इम्पेलर से और आउटलेट की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या है, ये इस ब्लेड को घुमा रहा होगा तो वो उसको घुमाते हुए क्या करेगा, उसके फ्लूइड वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हो, K इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। सो K इज इक्वल टू आप हाफ mv² जानते हो सभी लोग। सो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज कर लेते हैं किसी फ्लूइड की, तो वहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब ये पंप क्या करता है कि उसी काइनेटिक एनर्जी को जो जनरेट हुआ है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी होल एंड सोल हम ये कह सकते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है कि सिंपली पहले एक रोटेशनल एनर्जी से, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से, वो किसी लिक्विड के ऊपर कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और उस लिक्विड पे वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करके इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे देता है, ठीक है। अब उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, उस पंप में एक केसिंग होता है, उसकी हेल्प से उसको हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं डिटेल में अभी इसके वर्किंग में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको डायग्राम से देखा जाए कि पहले की पंप दिखता कैसा है या होता कैसा है, सो अगर आप देखो तो ये पूरा पूरा एक सेटअप है पंप का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा ना, रोटेशनल एनर्जी जनरली कम्स फ्रॉम एन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपके घर में भी ऐसे पंप लगे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि इसमें एक मोटर लगा होता है, ठीक है। मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो कंपोनेंट आप देखोगे या बेसिकली यहाँ तक, यानी ये पूरा हिस्सा एक तरीके से इसकी असेंबली होती है, या एक तरीके से ये पूरा जो, अगर मैं इसको ठीक से एक बार ब्रैकेट में लेता हूँ, तो ये चीज़ें जो हैं, ये पूरे के पूरे टर्म मोटर और उसकी असेंबली जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे तो ये उसको रोटेशनल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब पंप क्या होता है, तो जो ये आगे वाला हिस्सा है, जो इस रोटेशनल एनर्जी की हेल्प से अब उसमें काइनेटिक हेड डेवलप करता है, फिर वहाँ से प्रेशर हेड डेवलप करता है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग बेसिकली पंप कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो ये एक तरीके से जो पंप, अगर कोई बात करे तो सिंपल ये जो आगे वाला इसके हिस्सा होता है, यही चीज़ आपका पंप होता है, ना कि ये पूरा हिस्सा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा एक सेटअप होता है पूरे पंप का, तो इसको हम पंप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी किसी फील्ड में गए होगे, एग्रीकल्चर फील्ड में या इरिगेशन फील्ड में, तो इस तरीके का हिस्सा आपको दिखाई देता है। पीछे इसके हम लोग जनरेटर लगा देते हैं चलाने के लिए, या ट्रैक्टर से कपल कर देते हैं इसको, या किसी भी मीन से हम इसको रोटेट करा देते हैं, ठीक है। बेसिकली जो पंप होता है वो यही वाला हिस्सा होता है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका होता क्या है, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया सभी को। सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस या मशीन है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से किसी लिक्विड के ऊपर काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी डेवलप करते हैं या इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो पंप के सामने से लिक्विड इंटर करता है जिसको हम बोलते हैं इनलेट सेक्शन, और यहाँ से साइड से ये बाहर जाता है, ठीक है। सो ये आपके पंप का सक्शन साइड हो गया, ये आपका प्रेशर साइड हो गया। मतलब ये एक तरीके का क्रॉस सेक्शन बनाया गया है कि अगर आपको देखना हो कि भाई पंप कैसे चल रहा होगा, तो ये बेसिकली पंप हो गया, ये इसकी पंप की केसिंग कहलाती है। ये मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये आपकी केसिंग हो गई। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये चीज़, ये आपका इम्पेलर होता है, ठीक है। ये रोटेटिंग पार्ट है, केसिंग आपका स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है। जब ये रोटेट करता है तो सेंटर में ये सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये लिक्विड यहाँ से बाहर की ओर थ्रो करता है, और ये लिक्विड यहाँ से फिर केसिंग के हेल्प से कन्वर्ट होकर वो प्रेशर हेड में आगे की ओर निकल जाता है, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया पंप के डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं पंप के, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत कॉमनली यूज होता है। मतलब कह सकते हो कि आप कहीं भी अपने घर में, फैक्ट्रीज़ में, मतलब इन जनरल किसी पंपिंग स्टेशंस पे, हर जगह आप इस पंप को देख सकते हो। सबसे पहला ये क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली क्या होता है कि ईजी टू यूज़ होता है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से आपको बहुत टिपिकल एक तरीके से स्किल्ड लेबर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, या इसको इंस्टॉलेशन में बहुत कहते हो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल होता है, सबसे सिंपल या इजी वे में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यूजेस की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो सबसे बेसिक यूज़ है वो होता है उसको हाई फ्लो रेट के लिए डिज़ाइन करना। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम बेसिकली जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो होता है कि हाई फ्लो रेट, यानी जहाँ पे हमें हाई डिस्चार्ज चाहिए होगा, ठीक है।
जैसे मतलब हाई डिस्चार्ज मतलब जहाँ पे हमें क्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मतलब फ्लो रेट जहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे। अगर हमें हेड चाहिए होता था तो हम वहाँ पे यूज़ करते थे आपका, जिसके पहले जो मैंने पढ़ाया था, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, वो बेसिकली प्रेशर्स के लिए जाना जाता था। अब यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली आपको हाई फ्लो रेट देगा, लेकिन हेड कौन सा होगा, मॉडरेट हेड होगा, ठीक है, मॉडरेट हेड, ठीक है। यानी जहाँ जिस कई सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की आवश्यकता होगी और मीडियम हेड से हमारा काम चल सकता है, तो वहाँ पे बेसिकली हम इन पंप को यूज़ करते हैं। और हालांकि अगर डिफिनीसन देखा जाए तो पंप का डिफिनीसन भी यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें एक सप्लाई चाहिए होगी किसी डिस्चार्ज की, तो उसलिए हम पंप को लगाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक और एडवांटेज होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन हैंडल फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड वेरिंग विस्कोसिटी, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप एक तरीके से वेरिंग विस्कोसिटी वाले फ्लूइड्स को, यानी बहुत कह सकते हो कि लेस विस्कस फ्लूइड से लेके हाई विस्कस फ्लूइड तक को ये पंप कर सकता है, ठीक है। मतलब इसमें वेराइटीज़ होती हैं कि हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके घर में जो पानी पंप होता है पीने वाला, तो वो बहुत ऐसे कहते हो कि वो बहुत क्लियर वाटर होता है, उसमें कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब प्योर वाटर होता है, तो वहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ अगर म्यूनसिपैलिटीज़ में चले जाओगे, उनके पास जो पंप होगा जिससे वो ड्रेनेज में स्लज या सीवेज पंप करते हैं, तो वहाँ पे थिकनेस उसकी मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी यही पंप यूज़ होता है, ठीक है। मतलब इसमें हमें एक वेराइटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें नहीं मिल रहा था। इसके बाद अगर हम इसको यूजेस की बात करें तो बहुत सारी यूजेज हैं। सबसे बड़ा यूजेज हमारा वाटर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है, सीवेज पंप करने के लिए, एग्रीकल्चर्स में, मतलब जहाँ पे हमें पानी वानी देना है फील्ड में वगैरह में, क्रॉप्स में, वहाँ पेट्रोलियम पंप पे या पेट्रोकेमिकल पंपिंग में, जैसे आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हो तो किसी इंडस्ट्री का सेटअप लगा हुआ है, तो ये सब मोटर्स हैं, ये आपका पंप है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप एक्चुअली पंप कहलाता है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में अगर कोई आपसे पूछेगा डिटेल में कि भाई एक्चुअली पंप कौन सा हिस्सा होगा, तो हमेशा आप ये आगे वाला जो ये दिख रहा है इसको पंप बताओगे आप लोग, ठीक है। ये तो मोटर है, ठीक है। कहते तो हम पूरे के पूरे पंप है कि हाँ पंप है या मोटर है ऐसा है, लेकिन अगर कोई टेक्निकली आपसे पूछे कि भाई इसमें पंप कौन सा है, तो हमेशा आप उसको बताओगे कि भाई जो ये आगे वाला एक चैम्बर दिख रहा है इसी को हम पंप कहते हैं, ये तो इसका ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से एक सेटअप दिख रहा है कि एक पाइपलाइन जा रही है, उसमें हमने यहाँ पे 1 2 3 4 पंप लगा दिए हैं, ठीक है। मतलब ये हम डिस्चार्ज ऐड करते जा रहे हैं इसमें, मतलब यहाँ का कोई डिस्चार्ज क्यू होगा, ठीक है, यहाँ से कोई डिस्चार्ज Q1 निकला होगा, यहाँ से Q2, यहाँ से Q3, यहाँ से Q4। अब इसको Q में सब जोड़ दो, यानी Q1 Q2 Q3 प्लस Q4, तो इसका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी हम पंप के यूजेस से लगातार, मतलब यहाँ पे देखो पंप लगा दिए गए हैं, तो ये पंप इन पैरेलल लगाया गया है, ठीक है। तो इससे हम डिस्चार्जेस को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ क्या होगा। सो सिंपल यूज आप कह सकते हो कि डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए और मॉडरेट हेड्स के लिए, ठीक है। यूजेस में जैसे आपके घर में जो भी जिसके अभी जो पंप लगे होंगे, सभी लोगों के यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें घर में वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है डिस्चार्ज की, ना कि हमें बहुत ज़्यादा हेड की, ठीक है। तो इसीलिए इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट पंप्स। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। सो कंपोनेंट की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर देखा जाए तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, और कंपोनेंट्स की बात करें तो एक आपका हो गया इम्पेलर, एक हो गया आपका केसिंग, ठीक है, एक होता है सक्शन पाइप विथ फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर, और एक होता है डिलीवरी पाइप। मतलब ये 4 कंपोनेंट होते हैं। इनमें से भी जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो ये दोनों होते हैं हमारे, ठीक है। एक आपका इम्पेलर, एक होता है केसिंग, ये 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अब देखो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में देखो, एक कंपोनेंट आपका होता है रोटेटिंग कंपोनेंट, एक होता है स्टेशनरी कंपोनेंट। तो जो इम्पेलर होता है यानी पहला वाला, ये आपका रोटेटिंग पार्ट होता है, और केसिंग जो होता है ये तरीके से स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इम्पेलर बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इम्पेलर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द पंप। द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट and shaft of the impeller is again connected to the shaft of electric motor, and it is rotated by the motor
कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स। ठीक है, तो देखो इम्पेलर की बात करें तो इम्पेलर को अगर सिंपल भाषा में समझें हम तो यही एक जो पंप का मेन ड्राइविंग फोर्स जनरेट करता है। मतलब किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो ड्राइविंग फोर्स जनरेट होता है वो इम्पेलर की वजह से जनरेट होता है। ये आपका रोटेटिंग पार्ट होता है और ये एक शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इमेज रिवाइंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, तो ये पीछे से शाफ्ट लगा होगा इसमें। एक मिनट में पेन दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये आपका इम्पेलर है जो ये रेड कलर से दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये इसके शाफ्ट ऐसे लगे होंगे। ठीक है, इस शाफ्ट पे ये आपका इम्पेलर माउंट होगा। अब शाफ्ट क्या होगा, किसी मोटर से जुड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम और आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये आपका मोटर हो गया, यहाँ शाफ्ट हो गया, ये हो गया पंप, इसके अंदर इम्पेलर लगा होगा। तो इम्पेलर जो होगा वो शाफ्ट पे माउंट होता है। मतलब शाफ्ट एक कनेक्टिंग रॉड होती है, सिंपल, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और रॉड मोटर से कनेक्ट होता है। ठीक, कपल्ड किया जाए, डायरेक्ट कपल्ड होता है। ठीक है, और मोटर जब चलेगा तो वो रॉड को रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। रॉड के ऊपर इम्पेलर माउंट होगा तो उसके साथ साथ इम्पेलर भी घूमना शुरू होगा। जस्ट एज एग्जांपल, आपके घर में जो सीलिंग वाला फ़ैन होगा, जो छत एक फ़ैन लगा होगा सीलिंग में, तो वो फ़ैन बेसिकली क्या होगा, एक रॉड से कनेक्टेड होता है और वो घूमता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब उस रॉड को हम मोटर से लगा दें तो ये उस रॉड को घुमाएगा। तो रोटेटिंग रॉड जो होता है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं, उसके ऊपर ये इम्पेलर आपका माउंट किया जाता है। ठीक, ये चीज़ अगर एक डिफरेंस कहा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप डायरेक्टली कपल्ड है मोटर से, जबकि आप इसके पहले जो पंप पड़े हुए रेसिप्रोकेटिंग पंप, वहाँ पे एक क्रैंक मैकेनिज्म लगाया गया था जिससे हम वहाँ पे उसके रोटेशनल मैकेनिज्म या रोटेशनल एनर्जी को हम लोग एक तरीके से कह सकते हो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, मतलब रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर ले रहे थे। अब इसमें क्या है, ये डायरेक्टली कपल्ड है तो यहाँ पे लॉसेस भी घट जाते हैं काफ़ी हमारे। ठीक है, सो हम लोग आते हैं अब। तो इम्पेलर बेसिकली हमने क्या बताया कि रोटेटिंग पार्ट है जो कि शाफ्ट से जुड़ा होगा, शाफ्ट किसी मोटर से जुड़ा होगा और वो उसको घुमाता रहेगा। ठीक है, अब इम्पेलर में होता क्या है एक्चुअली, अगर इम्पेलर की बात करते हैं तो अगर आप देखो तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से मैं इनलार्ज कर रहा हूँ तो आपको ये इम्पेलर दिख रहा है, एक सर्किल दिख रही है और इसमें कुछ वेन्स बने होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपका ब्लेड्स लगे होंगे, इस पे बैकवर्ड कर्व वेन्स लगे होते हैं। ठीक है, सो इम्पेलर बेसिकली एक तरीके का एक डिस्क होगा जिसके ऊपर आपका कुछ वेन्स लगे होंगे जो कि बैकवर्ड तरीके से होते हैं, मतलब बैकवर्ड प्लेस होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो सब के सब आपके लगे होंगे। ठीक है, अगर मैं एक मतलब इसकी बात करूं तो ये जब घूमेगा तो फ्लो को ये स्प्रेड करता है बाहर की ओर। ठीक है, तो यही जो इसके वेन्स लगे हुए हैं, जो मतलब ये आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये सारे इसके वेन्स हैं। ठीक है, यही वेन्स लिक्विड को बाहर की ओर थ्रो करते हैं। अगर मैं आपको कुछ का एक इमेज दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका बेसिकली एक इम्पेलर है, ये इसके वेन्स हो गए। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको हिस्सा यहाँ पे, और इसके बीच से आपका लिक्विड फ्लो करता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखा, और वेन्स की डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इसको बताता हूँ तो देखो रोटेशन क्या है इसका, रोटेशन आपका ये डायरेक्शन हो गया और वेन्स किधर कर्व हैं, इधर की ओर कर्व हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए इसको बैकवर्ड कर्व वेन्स कहते हैं। मतलब जिधर रोटेशन है उसके उल्टी दिशा में ये कर्व किए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ये लिक्विड को इनटेक लेते हैं और ये इस वेन्स के बीच में से एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे ये लिक्विड बाहर की ओर थ्रो होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इम्पेलर का काम होता है कि इसमें एक बैकवर्ड कर्व वेन्स लगे होंगे, सेटअप्स होंगे, ये आपके लिक्विड को बाहर की ओर थ्रो करता है। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्क लगा हुआ है इसके ऊपर ये ब्लेड्स माउंट होते हैं, और ये दिख रहा है बीच में ये कनेक्टिंग रॉड पीछे साइड में ऐसे रहेगा जो किसी मोटर से जाके कपल्ड होगा। तो ये एक तरीके से टिपिकल एक इम्पेलर का आप डायग्राम देख सकते हो कि किस तरीके से एक इम्पेलर होता है आपका। ठीक है,
अब इम्पेलर जो हो गया, एक तो हो गया आपका रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, जिसमें मैंने बताया ना कि इसमें बैकवर्ड कर्व वेंस लगे होंगे जो लिक्विड को बाहर की ओर थ्रो कर रहे होंगे। अब दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, केसिंग होता है, ठीक है। तो इम्पेलर क्या कर रहा होगा, इम्पेलर लिक्विड को रोटेट करता है और ये सिंपल सा काम क्या है कि ये लिक्विड के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इम्पेलर रोटेट करेगा, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी उसको मिल रही है मोटर से, ठीक है। और ये रोटेट करते हुए किसी लिक्विड पे क्या कर रहा होगा, लिक्विड को भी साथ में रोटेट करेगा, तो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को वो रोटेट करा के लिक्विड के ऊपर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे देता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि इम्पेलर इज अ कंपोनेंट विच ट्रांसफर द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओवर अ लिक्विड, ठीक है। मतलब ये सिंपल किसी मोटर के मैकेनिकल एनर्जी को लिक्विड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया इम्पेलर। अब दूसरा होता है केसिंग। तो केसिंग क्या होता है, एक तरीके से एक एयर टाइट चैम्बर होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। मतलब ये वे इम्पेलर हो गए, ये पूरी की पूरी आपकी केसिंग है, ठीक है। ये एयर टाइट चैम्बर होता है और ये इम्पेलर इस केसिंग के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है। अब आप सिंपल सोचो कि एक चैम्बर है जिसमें एयर टाइट चैम्बर, मतलब उसमें एयर का कहीं से इनलेट नहीं होगा, और उसमें अगर कोई चीज़ हम रोटेट कराते हैं तो वो सक्शन क्रिएट करता है, जैसे आपका वैक्यूम पंप होता है, ठीक है। तो सिंपल मैं बता रहा हूँ कि आप इम्पेलर को घुमाओगे किसी चीज़ के अंदर रख के, जैसे आपका फ़ैन होता है तो फ़ैन एयर थ्रो करता है जब आप फ़ैन ऑन करते हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी तो एक तरीके से थ्रो कर रहा है, ऊपर से एयर खींच के नीचे फेंकता है, या एग्जॉस्ट फैन जो आपके घर में लगता है वो क्या करता है कि जो अंदर की एयर है उसको बाहर थ्रो कर देता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ इसके अंदर भी होती है। तो इम्पेलर बस थ्रो कर रहा है, अब उस थ्रो को हम कैच करते हैं, तो उस थ्रो को कैच करने के लिए हम एक केसिंग डिजाइन करते हैं। केसिंग स्टेशनरी कंपोनेंट है, तो जब इम्पेलर यहाँ से लिक्विड बाहर थ्रो करेगा तो ये केसिंग उसको कैच करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जब वो केसिंग रोकेगा उसको तो होगा क्या कि जो इम्पेलर की एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड पे ट्रांसफ़र हो गई है, वो अब केसिंग उसको प्रेशर एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इम्पेलर किसी भी लिक्विड के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र कर देता है, यानी जो मोटर होगा उसने मैकेनिकल एनर्जी इम्पेलर को दी होगी, इम्पेलर ने उसको लिक्विड पे इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सो अब जब वो उस पर ट्रांसफ़र हो गया, तो अब केसिंग क्या कर रहा है उसको, केसिंग बेसिकली उस पर क्या कर रहा है कि उस काइनेटिक एनर्जी को अब वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गए आपके कि इम्पेलर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी डेवलप किया और केसिंग उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये हो कैसे रहा होगा कि जैसे जैसे इम्पेलर उसको बाहर थ्रो करता होगा लिक्विड को इस बाहर साइड में इस तरीके से, तो ये केसिंग उसको क्या कर रही होगी, एक तरीके से उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रही होगी, ठीक है। और बिफोर लीविंग दी केसिंग, ठीक है। अब लिक्विड जब यहाँ से लीव करेगा तो उसके पास एक तरीके से प्रेशर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अभी मैं केसिंग जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसमें बता दूंगा कैसे कैसे ये कन्वर्जेंस आपके हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं केसिंग और इम्पेलर को जब डिटेल में इसके लेक्चर के बाद मैं कुछ लेक्चर्स और लूँगा जिसमें इम्पेलर और केसिंग में डिटेल्स में हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ इम्पेलर कितने होते हैं, केसिंग कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। अभी हमको इसकी वर्किंग समझनी है तो हम बस इतना समझ लेते हैं कि इम्पेलर काइनेटिक एनर्जी डेवलप करता है किसी लिक्विड के ऊपर और केसिंग उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इम्पेलर मूविंग पार्ट होता है, केसिंग स्टेशनरी पार्ट होता है। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट इसमें होता है आपका सक्शन पाइप विथ फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट है आपका सक्शन पाइप विथ फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर। मतलब क्या हुआ कि एक पाइप होगा जो इनलेट पॉइंट से कनेक्ट होगा, मतलब जहाँ से पानी आपको खींचना है, ठीक है। उसमें एक फुट वॉल्व लगा होगा और एक स्ट्रेनर लगा होगा, ठीक है। फुट वॉल्व क्या होगा, बेसिकली एक ऐसा वॉल्व जो कि वन वे नॉन रिटर्नेबल वॉल्व होता है, मतलब उसमें जब पानी वो सक्शन क्रिएट करेगा तभी वो वॉल्व ओपन होगा और वहाँ से वो वाटर को
ऊपर पंप में भेजना शुरू करेगा। जैसे वो पानी खींचना शुरू हुआ तो यहाँ एक वाल्व होगा, वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और ये वन वे वाल्व होता है, मतलब जब आप पंप बंद करोगे तो वाटर इससे बैक नहीं जाने पाता है, मतलब कुछ ऐसे एक हिंज इसमें सपोर्ट लगा होगा कि जब सक्शन क्रिएट होगा तो ये वाल्व ऐसे ओपन हो जाएगा, और इधर से जब इसको प्रेशर कर लगाओगे तो ये वाल्व बंद हो जाता है, मतलब ये सक्शन के समय ही खुलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फुट वाल्व या इन जनरल कभी कभी आप लोग के घर में चेक वाल्व के टर्म में बुलाया जाता होगा, ठीक है। सबके यहाँ मतलब एक कॉमन वर्ड होता है कि चेक वाल्व ख़राब हो गया है या चेक वाल्व लीक कर रहा है, सो ये वर्ड होते हैं इसके। स्ट्रेनर आप समझ रहे हो कि बेसिकली एक तरीके से कंपोनेंट होगा जो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि किसी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को या सॉलिड पार्टिकल्स को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई पानी पंप कर रहे हो, उसमें कुछ पार्टिकल, जैसे मान लो कुछ एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे मान लो कोई ईंट का टुकड़ा हो गया है, ठीक है, कोई एग्रीगेट्स हो गए, कुछ भी, या प्लास्टिक्स हो गए, या कोई भी ऐसे पार्टिकल जिससे मोटर आपका या पंप खराब हो सकता है, तो हम उसको पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। तो सिंपल एक तरीके से जाली या एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रेनर है, ठीक है। इसी को मतलब स्ट्रेनर कहा जाता है, ठीक है। एक होता है डिलीवरी पाइप, तो सबको पता है डिलीवरी पाइप क्या होगा, जहाँ एक पंप में हम आउटलेट के लिए एक पाइप लगाते हैं कि जहाँ हमें पानी पहुँचाना है, तो वो होता है डिलीवरी पाइप, ठीक है। इसको बेटर हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर ओवरव्यू लेते हैं इस डायग्राम का, तो देखो यहाँ पे नीचे स्ट्रेनर लगा हुआ है, जहाँ मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज स्ट्रेनर। यहाँ पे देखो मेश लगा हुआ है जो आपके वाटर को एक तरीके से फ़िल्टर कर रहा होगा, ठीक है, सिर्फ फिल्टरिंग मीडिया समझो। यहाँ एक फुट वाल्व लगा है नीचे, ठीक है। ये फुट वाल्व क्या होगा कि जब ये सक्शन क्रिएट कर रहा होगा तो सक्शन क्रिएट करते समय इसका वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब ये पंप बंद करते हो तो ये वाल्व बंद हो जाता है। इसको इसलिए लगाते हैं कि जैसे जब पंप आप बंद कर दोगे तो पानी नीचे भाग जाएगा सम्प लेवल पे, तो सम्प लेवल से सक्शन क्रिएट करना उतना इजी नहीं होता है। फिर आपको हो सकता है उसमें एयर आ जाए तो उसको प्राइमिंग करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए सभी के घर में जहाँ पंप लगा होगा तो आप देखोगे उसके आगे एक चेक वाल्व लगाया जाता है, जहाँ से वो इनलेट लेता है ताकि पानी उसमें हमेशा रुका रहे, ठीक है। उसके बाद ये आपका केसिंग हो गया, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी हो गई केसिंग, ठीक है। ये आपका आई ऑफ इम्पेलर हो गया, ये इम्पेलर हो गया, ठीक है। आई ऑफ इम्पेलर मतलब जो सेंटर पोजीशन जहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है उसको हम आई ऑफ इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। फिर डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, ठीक है, और प्रेशर गेज, ओवरहेड टैंक, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ से सेंटर लाइन, हम पंप की जो सेंटर यानी जो आई को सेंटर से डिवाइड करता है उसको हम सेंटर लाइन ऑफ पंप बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे की जो हाइट होती है वो होती है सक्शन हाइट, जिसको HS लिखा जाता है। और यहाँ से जहाँ पानी पहुँचाना है वो होता है HD, ठीक है। एक होता है HD, एक होता है HS, ठीक है। HS मीन्स सक्शन हाइट, HD मीन्स डिलीवरी हाइट, ठीक है। और ये सेंटर लाइन ऑफ पाइप से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये हो गया सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, ठीक है, इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स की बात की, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिक जो कंपोनेंट हमें ध्यान देना है उसमें हमें देखना है कि इम्पेलर हो गया और केसिंग, ये दो उसके मेन कंपोनेंट्स हमारे होंगे, ठीक है। बेसिकली जो कि एक रोटेटिंग कंपोनेंट, एक स्टेशनरी कंपोनेंट आपका होगा। तो इस तरह से ये पूरा एक तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आप किसी पंप के मतलब कंपोनेंट्स को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप इसके थ्रू इसको एक्सप्लेन कर ले जाओगे। सो अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की एक्चुअल वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले से डिफाइन करते आ रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली प्रेशर क्रिएट करता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से, तो उसकी वर्किंग भी उसी हिसाब से डिफाइन होती है। सो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एन इंक्रीज इन फ्लूइड प्रेशर फ्रॉम द पंप इनलेट टू इट्स आउटलेट क्रिएटेड व्हेन पंप इज इन ऑपरेशन। मतलब ये हुआ कि जब आप पंप ऑपरेट करते हो तो इनलेट सेक्शन यानी जहाँ से पानी इंटर करता है, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक पंप है, ठीक है। ये इनलेट सेक्शन कहलाता है, यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इनलेट सेक्शन, ठीक है। और ये होता है इसका आउटलेट। तो इनलेट मतलब बेसिकली जहाँ से पानी इंटर करेगा वहाँ से वो प्रेशर बढ़ाना शुरू करता है, कहाँ तक, जहाँ तक वो आउटलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो
पहला तो कॉन्सेप्ट ये कि भाई पंप करेगा क्या, तो इनलेट से लेके आउटलेट तक वो एनर्जी बढ़ाते रहता है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे पंप रोटेट होगा आपका, तो वो एनर्जी को इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो पंप, जैसे मैं बताया हूँ कि पंप रोटेट होते होते मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है, और काइनेटिक को फिर हम केसिंग के थ्रू, मतलब काइनेटिक एनर्जी इम्पेलर जनरेट करेगा और फिर केसिंग उसको एक तरीके से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी मैं बस बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जब ब्लेड्स के पास से हमारा कोई भी लिक्विड निकलेगा किसी इम्पेलर के, तो जब वो, जैसे होता है ना, किसी में एनर्जी है उसको आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो लगातार जैसे हम बात करते हैं, इस डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे जैसे देखो, अगर इस डायग्राम में यहाँ से आपका, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, सेम कलर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये इनलेट ले रहा है, ठीक है। अब इनलेट के पे ये ऐसे लिक्विड यहाँ से इन किया, ठीक है। तो अब इम्पेलर ने क्या किया, जैसे दिख रहा है एरो यहाँ पे, ये इसको इम्पेलर ने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से, यानी इम्पेलर ने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। लेकिन अब केसिंग क्या किया है, उसको चारों साइड से एक एयर टाइट चैम्बर दे दिया गया, ठीक है। तो आप खुद एक तरीके से सोचो कि जब कोई चीज़ लगातार बाहर थ्रो हो रही है, ठीक है, मतलब हम उसको लगातार, एक मिनट, ठीक है, हम उसको अगर एक तरीके से लगातार मान लो, जैसे यहाँ से हम बाहर थ्रो कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये बाहर थ्रो होते जा रहा है, थ्रो होते जा रहा है चारों साइड से, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से पैक कर दिया और यहाँ पे एक ओपनिंग दे दी, तो आप खुद सोचो होगा क्या कि लिक्विड इस पे टकराएगा आकर के केसिंग के बाउंड्री पे, ठीक है, और उसको लगातार बैक साइड से बार बार एक स्ट्राइक मिल रही है केसिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब ये रोटेट भी करते जाएगा इसी के साथ साथ, क्योंकि इम्पेलर घूम रहा है, ठीक है। तो रोटेट करते हुए ये बाहर की ओर थ्रो निकल देगा अपने आप को, ठीक है। अब उस थ्रो को जब हम एक तरीके से स्ट्राइक करेंगे, सिंपल सोचो कि आप एक हैमर लेके किसी चीज़ पर स्ट्राइक कर रहे हो, तो हैमर में काइनेटिक एनर्जी हुई, आपने उसको थ्रो किया किसी चीज़ के ऊपर, जब वो स्ट्राइक करेगा तो वो अपनी एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी उस पर अप्लाई करेगा। जैसे आप कोई एक दीवार में कील ठोकते हो, तो उसमें क्या होगा कि एक कील के ऊपर, जब मतलब एक कांटी है उसके ऊपर आप हैमरिंग करते हो, तो आप उसको एक तरीके से मोमेंटम देते हो, ठीक है, और वो फिर उसको स्ट्राइक करके उसको इन कराता है। तो मतलब क्या है कि हम उसको जब एक तरीके से बाहर की ओर थ्रो करेंगे इम्पेलर से, तो केसिंग क्या करेगा, उसको एक तरीके से कन्वर्ट करेगा, उसको मतलब रोके रहेगा, और वो एनर्जी वो स्ट्राइक करके प्रेशर में कन्वर्ट होगी और बाहर की ओर मूव करेगी, ठीक है। तो ये पूरी इसकी वर्किंग है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन वर्किंग में पहले जानते हैं वर्किंग में होता क्या है। जैसे वर्किंग प्रोसेस क्या है कि वर्किंग के प्रोसेस में हम आते हैं, तो पहले क्या, इलेक्ट्रिक मोटर, जब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होगा तो ये इम्पेलर रोटेट करेगा, ठीक है। इम्पेलर रोटेट करते समय वो सक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब सक्शन क्रिएट करते समय वाटर क्या होगा, सम्प से आई की तरफ पहुँचेगा, ठीक है। अभी मैं एक क्लिप चलाऊँगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मतलब जब स्विच ऑन करोगे तो मोटर इम्पेलर को घुमाएगा, इम्पेलर एक तरीके से सक्शन क्रिएट करेगा, और जब सक्शन क्रिएट होगा तो जो सम्प हाइट से वाटर है वो इनलेट लेना शुरू होगा, कहाँ तक, सम्प से उठाकर आई तक वो पानी पहुँचेगा। आई वाला मतलब हिस्सा क्या होता है, जहाँ से पानी पंप में इंटर करता है, ठीक है। जैसे अगर आप समझते हो तो यहाँ पे देखो, जहाँ से सक्शन क्रिएट लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये इसको हम लोग आई बोलते हैं, इस वाले हिस्से को, जहाँ से ये सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर एक डायग्राम में दिखाऊँ इसमें, यहाँ पे देखो ये लिखा ना आई ऑफ इम्पेलर यहाँ पे, तो ये बेसिकली होता है आई ऑफ इम्पेलर। तो यहाँ पे आई वाले ऑफ इम्पेलर से पानी इन करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे आप मोटर ऑन किए होगे तो यहाँ से पानी रेस करना शुरू हुआ होगा, मतलब यहाँ से वाटर इन करना शुरू करेगा, कहाँ, आई ऑफ इम्पेलर पे, ठीक है। अब ये इम्पेलर घुमाएगा इसको, वाटर इसी में बाहर की ओर थ्रो करेगा, फिर ये केसिंग उसको कन्वर्ट करेगा प्रेशर एनर्जी में, और फिर वो उसको बाहर की ओर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सो जहाँ से इनलेट होता है वाटर का, उसी को हम आई ऑफ इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, आई ऑफ इम्पेलर से वाटर इनपुट कर रहा है हमारा, ठीक है। और इसके बाद कह सकते हो कि केसिंग जो होगा वो उसको कन्वर्ट कर रहा होगा, और प्रेशर, अब इसमें एक फेनोमिना होता है, अभी मैं वर्किंग समझा लेता हूँ, उसका बताता हूँ उस फेनोमिना को, ठीक है। एक वीडियो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का एनिमेशन वीडियो है,
सो इसमें देखिए होता कैसे कैसे है। पहले तो हम देखते हैं, ये हो गया आपका इम्पेलर, ठीक है, ये हो गया आपका आई ऑफ इम्पेलर जहाँ से वाटर इनपुट करेगा, ये हो गया केसिंग, ये हो गया डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वॉल्व, सक्शन पाइप, फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर, सम्प यानी जहाँ से पानी उसको खींचना है, ठीक है, वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज, ये तो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इम्पेलर घूम रहा है, ठीक है, जो रोटेटिंग पार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो इम्पेलर रोटेट हो रहा है तो यहाँ देखिए पानी लिफ्ट होना शुरू हुआ सम्प हाइट से, ठीक है। अब पानी लिफ्ट हो रहा है तो ये इंटर किया आई से इम्पेलर के अंदर। अब इम्पेलर ने क्या किया, इसको बाहर की ओर थ्रो करना शुरू किया थ्रू द बैकवर्ड कर्व वेन्स, ठीक है। अब केसिंग क्या किया, उसको वापस वो कलेक्ट करके ऊपर भेजना शुरू किया, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो केसिंग ने कन्वर्ट कर दी प्रेशर एनर्जी में, और डिलीवरी पाइप से हमको यहाँ से आउटपुट मिल गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका ऑपरेट होता है, ठीक है। इम्पेलर मूव कर रहा है, केसिंग उसको क्या कहते हो प्रेशर कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो वहाँ से उसको आउटपुट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। केसिंग में अगर आप ध्यान दोगे तो अगर हम केसिंग की बात करते हैं तो केसिंग काम कैसे करता है उसको थोड़ा स्टडी करें। तो देखो आपको स्क्रीन पे एक केसिंग दिख रही है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली एक वॉल्यूट केसिंग दिखाया गया। वॉल्यूट केसिंग एक या वॉल्यूट चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है, देखो ये ऐसा चैम्बर जिसकी एरिया इंक्रीज करती है। तो यहाँ से इसका एरिया मान लो A1 है और ये एरिया A2 दिख रहा है। तो बट ऑब्वियस आप देख के कह सकते हो कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था कि वर्किंग में क्या हमें समझना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप देखते हो कि केसिंग में जैसे आपका एरिया इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जब एरिया इंक्रीज़ करेगा तो अगर हम डिस्चार्ज जानते हैं तो Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब अगर हम V को लिखते हैं यहाँ से तो V बराबर क्या हो गया, Q बाई A, ठीक है। अब एरिया बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इफ़ एरिया केप्ट ऑन इंक्रीजिंग तो V घटेगा, वेलोसिटी आपका घटते जाएगा, ठीक है। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन पे अगर आते हैं तो अगर बर्नौलीज इक्वेशन में हमारा वेलोसिटी हेड घट रहा होगा क्योंकि एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, Q कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हेड घटेगा क्योंकि एरिया इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बर्नौलीज इक्वेशन का क्या मतलब होता है, बर्नौलीज में आप क्या देखते हो कि जैसे मान लो बर्नौलीज में मतलब क्या है कि आपको पता है कि P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो ये केसिंग क्या करता है कि इसकी वेलोसिटी को कम करता है, कम करेगा और एनर्जी कांस्टेंट होगी। किसी भी अगर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो वो यही कहता है ना कि एनर्जी इन अ फ्लोइंग सिस्टम इज कांस्टेंट एट ईच सेक्शन। तो यानी अब केसिंग का सिंपल ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे कि ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है केसिंग एरिया बढ़ाते हुए, ठीक है। अब एरिया बढ़ते जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये तो कांस्टेंट है भाई, इन तीनों का जोड़ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब वेलोसिटी घट रहा होगा तो एनर्जी को हम कहीं डिस्ट्रॉय तो कर नहीं रहे हैं, ना कम कर सकते हैं, तो उसको हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये केसिंग इसका सिंपल मतलब यही है कि ये इस वेलोसिटी हेड को कन्वर्ट कर देगा उठा करके प्रेशर हेड में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो केसिंग है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केसिंग का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि वो उसकी वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करता है। कैसे, हम उसमें एरिया इंक्रीज करते जाते हैं तो एरिया इंक्रीजिंग से उसकी वेलोसिटी घटती जाती है, वेलोसिटी हेड कम होगा, वेलोसिटी हेड कम होगा तो प्रेशर हेड बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। सो ये एक केसिंग का पूरा फेनोमेना है कि केसिंग क्या करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे, तो केसिंग से लिक्विड ऐसे इंटर करेगा, ठीक है, स्प्लैश होते जाएगा, इस पर स्ट्राइक करते जाएगा, इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये प्रेशर इनपुट कर लेगा और इस तरीके से ये इसको बाहर की ओर डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया केसिंग का पर्पस, ठीक है। और हम इसको एरिया इंक्रीजिंग क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर एरिया इंक्रीज नहीं करेंगे तो प्रेशर कम होते होते कहीं ना कहीं इसमें कैविटेशन के चांसेस भी आ जाएंगे कि अगर प्रेशर ड्रॉप होने लगा आउटपुट पे तो हमारा प्रेशर से हेड भी कम हो जाएगा और कैविटेशन के चांसेस भी हो जाएंगे पंप के अंदर, जो कि बिल्कुल भी पंप के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। कैविटेशन वाला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। सो अभी इतना समझिए कि अगर हम केसिंग की एरिया इंक्रीज ना करें तो वेलोसिटी को घटाएगा नहीं, जिससे प्रेशर बढ़ेगा नहीं, और उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो गया तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका एक तरीके से
कह सकते हो कि कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो लिक्विड पंप कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब रोटेट करेगा तो इस वाले पॉइंट पे एक प्रेशर लगता है जिसको हम इनलेट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इनलेट प्रेशर जो होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है, क्योंकि इसको सक्शन क्रिएट करना होता है। जब इसको हम रोटेट करते हैं तो मतलब एक तरीके से ये फोर्स वॉर्टेक्स बनता है। फोर्स वॉर्टेक्स कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ पे कह सकते हो दिस इज पी इनलेट, और ये हमेशा एटमॉस्फेयर से कम होगा। तो जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो वो हो जाता है आपका सक्शन प्रेशर, यानी इस पॉइंट से वहाँ पे सक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं उस डायग्राम को देखता हूँ जो मैं हम लोग देख रहे थे अभी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका सक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनलेट सेक्शन। जहाँ पे मतलब यहाँ पे जो होगा इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, दिस इनलेट प्रेशर विल ऑलवेज बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी यहाँ सक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये सक्शन क्रिएट होकर पानी यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से ये इम्पेलर इसको बाहर थ्रो करेगा, जिससे केसिंग कन्वर्ट करके इसको डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, ये इसके पीछे शाफ्ट लगी हुई है जो इसको रोटेट कर रही होगी, और शाफ्ट किसी एक मोटर से कपल कर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा फेनोमेना हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग कैसे होती है, या सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, ये एक तरीके से एक डायग्राम है। अगर इसको भी आप ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। इससे आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे कि भाई ये कंपोनेंट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, और इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ स्क्रीनशॉट लेने होंगे तो आप मैं अभी इसकी वर्किंग वाला हटा देता हूँ जहाँ भी मैंने पेन यूज़ किया है। सो आप वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स को यूज़ कर सकते हो। कि वर्किंग में स्टार्टिंग आप यहाँ से करिएगा कि कैसे कैसे एक पंप एक तरीके से आपका प्रेशर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर रहा है, फिर उसमें प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन अभी किया था कि इम्पेलर के सेंटर से लिक्विड इंटर करता है। ठीक है, और इसके साथ ब्लेड्स के साथ साथ बाहर निकलता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वर्किंग डिफाइन करने के लिए। फिर ये पूरा कंपोनेंट है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे वर्किंग होती है। पहले स्टेप में हम इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करते हैं, फिर इम्पेलर रोटेट करता है, इम्पेलर पानी खींचता है, सक्शन क्रिएट करता है, फिर वो केसिंग को प्रोवाइड करता है, केसिंग उस एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर वो पंप उसको डिलीवर कर देता है आउटलेट लोकेशन पे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो अगर नोट करना चाहो। तो ये वर्किंग लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना वहाँ पे डिफाइन करने के लिए। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पंप बेसिकली ये वाला हिस्सा होता है जहाँ पे मैंने पंप लिखा हुआ है जो मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पंप। ठीक है, और इसके दो मेन कंपोनेंट्स आएंगे आपके, फर्स्ट वन इज इम्पेलर एंड सेकेंड वन इज केसिंग। ठीक है, बाकी डिलीवरी पाइप सक्शन पाइप तो पता ही है आपको। ठीक है, यूजेज में मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। यूजेज में मैंने बताया कि हम हाई फ्लो रेट के लिए इसको यूज़ करते हैं। और देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप का एडवांटेज क्या होगा किसी भी और पंप से, ये बेसिकली इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हमें सस्ती पड़ेगी, ईजी टू यूज़ होता है, मतलब किसी भी स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ये इसके एडवांटेजेस कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप के। और इसमें बेसिकली लो मेंटेनेंस होती है। ठीक है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता, अगर मोटर ना चले तो पंप कभी ख़राब नहीं होगा, और अगर कैविटेशन नहीं होगा तो पंप कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका। अगर कैविटेशन नहीं होने पाता किसी पंप में तो पंप जल्दी ख़राब ही नहीं होते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ठीक है, और इसको हम मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो कि अगर हम इसको साइज़ से कंपेयर करें तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसके कंपैरिजन में सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो साइज़ होगा वो काफ़ी छोटा होता है। मतलब आपके घर में जो पंप लगा है उसकी साइज़ देखो
तो मैंने बताया रेसिप्रोकेटिंग पंप आपके बाइक के इंजन जितना बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन होता है। तो आपके बाइक के इंजन का साइज़ देख लो, अपने घर के पंप का साइज़ देखो, तो साइज़ के हिसाब से भी ये काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। और इफ़िशियंसी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक वाइड वैरायटी में होता है। हम इससे किसी भी तरह के लिक्विड को पंप कर सकते हैं, बस कुछ चेंजेस करने होते हैं कि ये इम्पेलर्स के ब्लेड्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, कि जो इम्पेलर्स होंगे उनके ब्लेड किस तरीके से होंगे। 3 तरह के बेसिकली होते हैं, ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको, मतलब इम्पेलर वाला टॉपिक मैं इसके बस बाद कवर करूँगा, कि अगले लेक्चर में इम्पेलर्स और उस केसिंग के टाइप्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग इम्पेलर्स लगा के अलग अलग तरीके से लिक्विड को हम वहाँ से पंप कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी, मतलब कह सकते हो कि वाइडली यूज़ होता है, कहीं भी इसके कंपोनेंट्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। हर फैक्ट्री में जहाँ भी बेसिकली पंपिंग स्टेशंस होंगे वहाँ आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप ही देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस कि हमें कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट ना पड़ रही हो, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एक तरीके से वाइड ली सिलेबस में पूछा जाता है कि इसकी वर्किंग क्या होती है, क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स को अगर आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पेलर और केसिंग के बारे में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप के बारे में यहाँ से आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक। ये डायग्राम तो मैंने बता दिया, ठीक है। So thank you very much for watching. See you in the next lecture. In the next lecture I will cover the impeller and its type, casing and its type, because जैसे आप समझ सकते हो कि इम्पेलर भी बेसिकली अभी कई सारे टाइप्स के होंगे, डिपेंड करेगा फ्लूइड कैसा है, किस फ्लूइड को हमें पंप करना है, ठीक है। केसिंग भी कई तरीके से होती हैं, वॉल्यूट केसिंग, वोर्टेक्स केसिंग, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। एक फिर आता है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये भी मैं आगे कवर करूँगा, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वर्क डन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी ट्रायंगल होगा, तो उसको भी मैं कवर करूँगा आगे लेक्चर्स में, ठीक है। सो if you really like this lecture, please like and subscribe this channel. See you in the next lecture. Thank you very much.